हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में ये हिस्ट्री जो है पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हिस्ट्री जो है हमारी 3 पार्ट में है। ठीक है ना। हिस्ट्री जो है हमारी 3 पार्ट में है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज वो पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एकदम लास्ट में जो है मेडिवल पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। तो ये जो इतिहास है वो किन किन एग्ज़ाम्स में आता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। यूपीपीएससी या किसी पीसीएस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपको मिल जाएंगे, अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। फिर एक एग्ज़ाम है सुपर टेट का, जो टीचर्स के लिए है। ठीक है ना। सुपर टेट का एग्ज़ाम, अगर आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सुपर टेट होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। ठीक है। और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है। और जो सी टेट या फिर यूपी टेट होता है, मेन अगर बात करें तो यूपी टेट की। ठीक है। यूपी टेट की अगर बात करें तो उसमें जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है उसमें कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाते हैं। जैसे 2022 का यूपी टेट जो हुआ था उसमें 23 जनवरी 2022 में जो यूपी टेट हुआ था उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आ गए थे। तो अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे टेट में वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, और इसको हम लोग एकदम शुरू से डिस्कस करेंगे। जब से यूरोपीय कंपनी आई हैं तब से लेकर जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जब यूरोपीय कंपनियाँ आई इंडिया में, ठीक है, तब से लेकर के आज़ादी तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है वो हेडिंग पड़ी हुई है कि भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। ठीक है। तो भारत में जो यूरोप की कंपनियां थीं वो आती थीं व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे वो अपने देश में, या फिर अगर बात करें कि दक्षिण एशिया की तरफ, जावा, सुमात्रा, इंडिया, श्रीलंका, इस तरफ आते थे वो लोग व्यापार करने। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पुर्तगाली आते हैं नंबर में। ठीक है ना। और जो पुर्तगाली थे वो 1498 में जो है भारत की तरफ आए थे। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली था उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने पहले भी, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है वो 1498 में, ठीक है, 1498 में जो है आशा अंतरद्वीप होते हुए भारत के कालीकट के जो है तट पर पहुंचा। ठीक है ना। कालीकट पर पहुंचा, जिसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। ठीक है ना। जमोरिन जो था एक वहाँ का स्थानीय शासक था, उसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में। और पहला पुर्तगाली जो आया था वो कौन था? वो वास्को डी गामा था। ठीक है। तो ये पहले पुर्तगाल के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद और डच के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो जब पहली चीज़ तो ये समझनी कि जो पुर्तगाली थे वो आए थे, तो उन्होंने जब व्यापार करेंगे तो कुछ ना कुछ व्यापारिक केंद्र खोलेंगे। जैसे मानो कोई कंपनी आती है विदेश से अपने यहाँ, अब वर्तमान में भी इंडिया में आती है, तो कोई एक सेंटर खोलती है ना, फिर वहाँ से वो व्यापार करती है। तो इसी तरह वो भी आए थे अपना व्यापारिक केंद्र खोलने। जैसे कोचीन में खोला था, गोवा में खोला था, दमन दीव में खोला। तो ये 2-3 जगह इन लोगों ने जो है अपने व्यापारिक केंद्र जो है वो खोले। ठीक है। और फिर इन्हीं के जो केंद्र थे यहीं से वो लोग व्यापार करते थे। मतलब पूरे
इंडिया में घूम घूम के सामानों को इकट्ठा करते थे, फिर यहाँ से ये लोग अपने देशों में भेजते थे पानी के जहाज़ के माध्यम से। ठीक है, फिर अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी एक व्यक्ति है। ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 में भारत का वायसराय बन के आया। ठीक है ना, ये भी पुर्तगाली है। 1509 में भारत का वायसराय बनकर आया और 1510 में गोवा पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये इसका भी नाम इम्पोर्टेंट, एक वास्को डी गामा, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आया और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब भारत में वायसराय बनकर आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सन ध्यान रखना होगा, 1509 में आया था। ठीक है, फिर अगर पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ मिलती है कार्टेज पद्धति। ठीक है ना, कार्टेज पद्धति के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो कार्टेज पद्धति क्या थी? कार्टेज पद्धति का मतलब था कि हिंद महासागर में जहाज़ के परिचालन के लिए पुर्तगालियों को निश्चित शुल्क चुकाकर लाइसेंस प्राप्त करना। मतलब कि जो पुर्तगाली थे वो क्या करते थे, कार्टेज पद्धति लागू करते थे। व्यापार करना है, मतलब अगर आपको व्यापार करना है तो जो पुर्तगाली थे वो लाइसेंस जारी करते थे, उनसे लाइसेंस ख़रीदना पड़ता था। आप लाइसेंस उनसे ख़रीदो तब जो है हिंद महासागर की तरफ आकर के व्यापार कर सकते हो। मतलब एक तरह से इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो अगर कोई अपना जहाज़ लेकर के आता है तो उसको कार्टेज पद्धति के अंतर्गत जो है लाइसेंस लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है संघर्ष का। संघर्ष कैसे हुआ? देखो, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरती इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी तथा पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 16वीं सदी की बात है। इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों ने जो है पुर्तगालियों और स्पेन के खिलाफ जो है एक तरह से संघर्ष छेड़ा, और इसलिए संघर्ष छेड़ा क्योंकि जो एशिया था, एशिया ही नहीं एक तरह से पूरे विश्व में ये लोग अकेले व्यापार करते थे, पुर्तगाली और स्पेन। तो इंग्लैंड, हॉलैंड इन लोगों ने कहा कि व्यापार हमें भी करना है। ठीक है, तो इसी बात पे इन लोग का झगड़ा हुआ और इसमें झगड़े में स्पेन एवं पुर्तगाल की हार हुई। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल हार गए, तो फिर एक तरह से जो इंग्लैंड था, हॉलैंड था, फ्रांस था, इनके भी व्यापार करने के रास्ते खुल गए। इन लोगों ने भी अपना व्यापार करना धीरे धीरे फिर स्टार्ट कर दिया इसी के बाद से। और भारत ने पुर्तगाल की अगर देखा जाए तो 1961 तक गोवा दमन द्वीप पर अधिकार था। जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया था, 1961 तक गोवा दमन द्वीप पर अधिकार किया था। ठीक है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में, और ये कब गए? 1961 में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये आज़ादी के काफ़ी समय बाद गए थे पुर्तगाली। हमारा देश आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा दमन द्वीप वाला एरिया इनके कब्जे में था पुर्तगालियों के। ठीक है, तो ये था पुर्तगालियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि 1498 की डेट ध्यान रखनी है, व्यापारिक केंद्र ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, मतलब कि कहानी नहीं रखी है ज़्यादा इसमें कि कहानी है, बस आपको जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना, कि कब आया था वायसराय बनकर और कब उसने अधिकार किया, कार्टेज पद्धति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कई बार पूछी है। ठीक है, फिर संघर्ष किस के बीच में हुआ? हॉलैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, फ्रांस एक तरफ थे और स्पेन, पुर्तगाल के खिलाफ इन लोगों ने जो है विरोध किया और स्पेन और पुर्तगाल हार हुई इन दोनों की। फिर भारत में पुर्तगालों की अगर स्थिति देखें तो 1961 तक थी गोवा और दमन द्वीप में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन ये कब गए थे? 1961 में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो डच के बारे में पढ़ते हैं, जो डच हैं। ठीक है, जो डच थे वो अपनी एक कंपनी जो है उन्होंने स्थापित की थी 1602 में। ठीक है ना, और जो इनका व्यापारिक केंद्र था सूरत था, भड़ौस था, अहमदाबाद था, केरल का कोचीन, मद्रास के नागापत्तनम, आंध्र प्रदेश के और मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना, यूपी में जो है वो आगरा था। ठीक है, ये सारे इनके व्यापारिक केंद्र थे। जैसे इन लोगों ने व्यापारिक केंद्र खोल रखे थे पुर्तगालियों ने, उसी तरह जो है डच थे, इन लोगों ने व्यापारिक केंद्र खोल रखे थे। कोई भी कंपनी आएगी तो व्यापारिक केंद्र जरूर खोलेगी, क्योंकि व्यापार करने के लिए कोई हेडक्वार्टर या सेंटर तो चाहिए ना। तो इस तरह व्यापारिक केंद्र इन लोगों ने इस तरह खोल रखे थे कई जगह। ठीक है, भारत में डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर बल दिया। ठीक है, तो जो भारत में जो ये डच आए थे तो इन लोगों ने
मसालों की जगह कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा बल दिया। जो पुर्तगाली थे, बाकी अंग्रेज़ थे, ये लोग क्या करते थे, मसालों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। पुर्तगाली जो थे वो मेन मसालों पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे कि मसालों का हम लोग आयात निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे, निर्यात करेंगे। क्योंकि इंडिया वाला रीजन, जावा, सुमात्रा और आज का जो श्रीलंका है, इस तरफ वाले रीजन से ये लोग मसाले इकट्ठा करते थे और फिर उसको अपने देशों में ले जा कर के बेचते थे। मसाले जो यहाँ से ले जाते थे, इनके देशों में बड़े महंगे बिकते थे, इसलिए ये लोग व्यापार करते थे। तो लेकिन डच जो है वो मसालों पे ज़्यादा जो है आकर्षित नहीं हुए, वो लोग कपड़े ज़्यादा पसंद कर रहे थे। क्योंकि जब इंडिया की तरह के कपड़े जो थे वो बहुत अच्छे बनते थे, कॉटन के कपड़े जो होते थे वो बहुत महीन और बहुत मुलायम होते थे। उसी समय यूरोप में जो कपड़े बनते थे वो बड़े मोटे और खुरदरे टाइप के कपड़े होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, मसालों पे ध्यान न दे करके कपड़ों पे ध्यान दिया। किसने? डच ने। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन लोगों ने मसालों पे न ध्यान दे करके जो है कपड़ों पे ध्यान दिया। ठीक है, फिर जो है पुलिकट में पगौड़ा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है, तो पुलिकट में डचों ने पगौड़ा नामक सिक्का चलवाया। ठीक है ना, तो ये नाम ध्यान रखना, पगौड़ा, पगौड़ा नामक सिक्का चलवाया, एक सिक्का था, कॉइन। ठीक है, फिर इन लोगों की खास दिलचस्पी जो है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाई आइलैंड में होने वाले मसाला व्यापार पर थी। ठीक है ना, मतलब कि इंडिया से ये लोग जो है ज़्यादातर क्या करते थे, ये लोग कपड़े ले जाते थे। ठीक है ना, मसाले कहाँ से ले जाते थे ये लोग? मसाले इंडोनेशिया से ले जाते थे, जावा, सुमात्रा, स्पाई आइलैंड से मसाला व्यापार करते थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डच मसाला व्यापार करते थे लेकिन इंडिया से नहीं करते थे, इंडिया से वो कपड़े का व्यापार करते थे। मसाले का व्यापार कहाँ से करते थे? इंडोनेशिया से, जावा, सुमात्रा, स्पाई आइलैंड, यहाँ से करते थे। ठीक है, फिर उद्देश्य की पूर्ति हेतु मलय जलडमरू एवं इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को इन लोगों ने जो है खदेड़ा। ठीक है ना, उद्देश्यों की पूर्ति मतलब कि क्या उद्देश्य था कि अगर हम तो कपड़े तो जो है इंडिया से ले जाएंगे, ठीक है ना, और मसाला जो है वो कहाँ से ले जाएंगे? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि मसाले का व्यापार पर हमें एकाधिकार मिल जाए इस तरफ से, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और रीजन से, वहाँ से इन लोगों ने पुर्तगालियों को खदेड़ा। ठीक है ना, फिर बेदरा का युद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए क्या हुआ था। बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर भारत में शक्ति समाप्त कर दी। किसकी? डचों की। मतलब कि अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित करके भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी। तो ये ध्यान रखना कि जो अंग्रेज़ और डच के बीच युद्ध हुआ उसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। ठीक है, वो 1759 में हुआ था। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ा दो यूरोपियों के बारे में, पुर्तगाल और डच के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं जैसे कौन कौन सी कंपनियां किसकी कब कब आई थी। जैसे कि यहाँ पे 5 कंपनियां लिखी हुई हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है ना, तो ये कब आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई और क्रम क्या था। ठीक है ना, क्योंकि यूपी पीसीएस में तो इस तरह पूछ लेते हैं, दे देते हैं सामने सामने, मैच कराने को दे देते हैं कि कौन कब आया। जैसे इस तरफ इसे नाम दे देंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, 4 दे देंगे और इधर जो है सन दे देंगे ऊपर नीचे करके, फिर उनको मैच कराना होगा। जैसे मैचिंग करते थे बचपन में, उस तरह वो मैचिंग देते हैं। ठीक है, और अगर कोई एग्ज़ाम है जैसे सुपर टेट है या कोई और यूपी SSC है, तो उनमें तो पूछ लेंगे कि पुर्तगाली कब स्थापना कब की, डचों ने कब स्थापना की अपनी कंपनी की, अंग्रेज कब आए। ठीक है ना, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं सिंगल सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पहले कंपनी अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल जो है वो भारत में सबसे पहले आए थे, फर्स्ट नंबर पे आए थे। ठीक है ना, स्थापना जो है इन्होंने कंपनी की जब की थी, वो कंपनी का स्थापना वर्ष की बात करें तो वो 1498, ठीक है ना, 1498 था। और पहली फैक्ट्री इन लोगों ने जो है 1503 में कोचीन में लगाई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई थी। डच की अगर बात करें तो डच जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे और 1602 में आए थे और स्थापना की थी। और पहली फैक्ट्री जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है ना, कंपनी की स्थापना वर्ष। ठीक है, डच देखो जितनी भी कंपनी थी वो सारी एक तरह से ईस्ट इंडिया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अगर तुम यूरोप का मैप देखोगे तो वहाँ से इंडिया ईस्ट में पड़ता है।
ठीक है, वहाँ से इंडिया ईस्ट में पड़ता है। तो उसी हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले वहाँ हुई यूरोप में, फिर उसके बाद ये कंपनी जब इस्टेब्लिश हो गई तो फिर ये लोग इधर की तरफ व्यापार करने आए। तो कंपनी मतलब ये जितनी कंपनियों का सन है ये यूरोप में कब बनी ये सन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये यूरोप में कब बनी उसका सन दिया हुआ है। ये भारत में कब इन लोगों ने लगाया अपनी फैक्ट्री उसका सन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, डैन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी, सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बस ये है कि हाँ ये पुर्तगाली थे तो इन्होंने आगे अपने नाम के आगे पुर्तगाल लगा दिया, इन लोगों ने डच लगा दिया, इन्होंने जो है ब्रिटिश लगा दिया। इस तरह से सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे नंबर पे जो है अंग्रेज आए, ठीक है। वो 1600 में जो है इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस्टेब्लिश हुई। पहली कंपनी उन्होंने जो है 1608 में सूरत में स्थापित की, ठीक है। फिर उसके बाद डेन आए चौथे नंबर पे 1616 में आए और ये इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का 1616। और जो इन्होंने पहली कंपनी भारत में खोली वो 1620 में ट्रांकोबार में खोली, ठीक है। फिर आखिरी में सबसे आए फ्रांसीसी आए पाँचवें नंबर पे, फ्रांसीसी पाँचवें नंबर पे है और 1664 में इनकी कंपनी इस्टेब्लिश हुई और 1668 में इन्होंने सूरत में पहली कंपनी भारत में खोली, ठीक है। तो ये जो है इंडेक्स बना लीजिए, ठीक है। और इस इंडेक्स को बना लोगे तो कौन कब आया ये और पहली कंपनी कहाँ लगाई, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है एकदम सीधा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, चौथे में डेन आए, पाँचवें में फ्रांसीसी आए, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अंग्रेजी शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अब देखो जो यहाँ पे एक तरफ दी हुई तिथि, एक तरफ दिया हुआ है व्यक्ति, फिर दिया घटना क्या हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ, मतलब कि जैसे ये यूरोप है तो यूरोप से इधर पूरब पड़ेगा ना एशिया, तो पूर्व के साथ 15 साल का जो है व्यापार का अधिकार दे दिया, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है। फिर 1608 में जो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस गया, हॉकिंस एक यूरोपीय मतलब था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की जो है मांग करी जहांगीर से, और उन्होंने जो है एक तरह से उनको मना लिया, हॉकिंस ने जहांगीर को मना लिया और उन्होंने कंपनी अपनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। फिर 1698 में अजीमुशान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानती कोलकाता, ठीक है ना, गोविंदपुर की ज़मींदारी प्राप्त कर दी, ठीक है ना। तो ये 3 जगह सुल्तानती कोलकाता, ये कोलकाता ही है, पुराना नाम है कोलकाता, और गोविंदपुर, 3 जगह की जो है ज़मींदारी प्राप्त कर दी। किसने? अजीमुशान ने 1698 में इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारी दे दी। फिर 1717 की बात है, फारूक सियार ने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये कुछ डेट हैं, 4 डेट हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप ईस्ट के साथ मतलब पूरब के साथ जो है वो व्यापार करिए। और 1608 में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आया और उसने कहा कि हम फैक्ट्री लगा लें, जहांगीर ने कहा लगा लो, ठीक है। फिर 1698 में अजीमुशान ने जो है 3 जगह सुल्तानती कोलकाता गोविंदपुर 3 जगह की ज़मींदारी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और फिर 1717 में फारूक सियार ने जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का एकदम जो है एक तरह से जो टैक्स नहीं, बिना टैक्स के, ठीक है ना, शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है ना, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से नोट करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, यूपीपीसी ने पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तृतीय कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका कारण क्या था, जो पहले तो सन देखते हैं कि 1746 से 48, ठीक है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 48 के बीच हुआ, ठीक है ना। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था, ठीक है ना। तो ये यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ के उत्तराधिकार की बात थी,
ठीक है ना, उसका युद्ध यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक में हो गया, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसियों की विजय हुई, ठीक है। फिर जो है संधि कौन सी हुई, इसमें संधि हुई एक्स-ला शैपल की संधि, ठीक है ना। संधि पूछा जाता है, ठीक है ना, कि एक्स-ला शैपल की संधि किस युद्ध में हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, या फिर बेदरा के युद्ध में, ऐसे कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो है 1749 से लेकर 1754 तक चला, ठीक है ना। उसका कारण क्या था, उसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष, ठीक है। कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष की बात थी उसमें, ठीक है। उसमें परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जीत हुई, ठीक है ना। पहले वाले में फ्रांसीसियों की विजय हुई, ठीक है, पहले वाले में फ्रांस की विजय हुई, दूसरे में क्या हुई, ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। संधि कौन सी हुई, संधि हुई पांडिचेरी की संधि 1754 में, ठीक है ना। युद्ध का ध्यान जो है सन 1749 से लेकर 1754 तक। फिर अगर तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो वो चला, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर के 1763 तक, ठीक है। 1758 से लेकर के 1763 तक चला, ठीक है। कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार, ठीक है। परिणाम क्या था, ब्रिटिश की निर्णायक जीत हुई, मतलब कि दूसरा भी ब्रिटिश जीते और तीसरा युद्ध भी ब्रिटिशर्स ही जीते, ठीक है। संधि कौन सी हुई, संधि हुई पेरिस की संधि, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 1763 लिख लेना, पेरिस की संधि ब्रैकेट में 1763, ठीक है। अब देखो बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार के बारे में बात करें, बंगाल पर अंग्रेज़ों के अधिकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना जो है वो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद हुई, ठीक है ना। जो मतलब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स की राजनीतिक शक्ति एक तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है ना। शुरू हुआ, देखो यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, शुरू हुआ, ठीक है ना, एकदम से अचानक से नहीं मिल रही, शुरू हुई, ठीक है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ तो एक तरह से उन लोगों को पावर मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। बंगाल इस काल में, ठीक है, भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था जो बंगाल था, ठीक है ना। इस समय मतलब कि 1750 के बाद या इसके आसपास के टाइम, ठीक है, जिस समय ये युद्ध हुआ, ठीक है, प्लासी का, उस समय जो है बंगाल काफ़ी समृद्ध जो है राज्य था, मतलब अमीर राज्य था एक तरह से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित बंगाल से जुड़े हुए थे, क्योंकि भाई जो राज्य ज़्यादा समृद्धशील होगा, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा संसाधन होंगे, जहाँ पे ज़्यादा व्यापार की संभावनाएं होंगी, तो वहाँ पे व्यापारिक कंपनी तो जाहिर सी बात है आकर्षित होंगी। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, व्यापारिक हित वहाँ से ज़्यादा पूरे हो रहे थे, ठीक है। फिर 1717 में जो है अभी ऊपर बताया था कि फारूक सियार ने जो है वो एक तरह से जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया अंग्रेज़ों को, ठीक है, और दस्तक जारी करने का भी अधिकार दे दिया। तो यहाँ से एक पावर इनको और मिल गई कि इनको जो है बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का अधिकार मिल गया और दस्तक जारी करने का भी अधिकार हो गया, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की छूट थी लेकिन दस्तक जारी करने का छूट नहीं थी, लेकिन वो जो है इसका मिसयूज़ करते थे, ठीक है ना, इसका मिसयूज़ करते थे। फिर जो है फरमान जो जारी हुआ था वो कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बन गई। मतलब कि जो फारूक सियार ने फरमान जारी किया वो फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का नवाब था उसके बीच झगड़े की जड़ बन गई, क्योंकि बंगाल के नवाब ये नहीं चाहते थे कि जो फारूक सियार हैं सुल्तान, वो एक तरह से फ्री ट्रेड की जो है अनुमति दें ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अगर कोई फ्री ट्रेड बाहरी कंपनी आगे कर रही है तो फिर जो स्थानीय व्यापारी होते हैं, अपने देश के व्यापारी हैं, उनको नुकसान होने लगा, तो वो ये नहीं चाहते थे। तो यही कारण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच एक तरह से झगड़े का कारण बन गया, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का दुरुपयोग अपने निजी व्यापार में कर ना चुकाने के लिए करते थे, मतलब कि जो दस्तक था उसका एक तरह से मिसयूज़ करते थे और टैक्स कर ना चुका, मतलब टैक्स, यहाँ टैक्स है ये, कर ना चुका कर करते थे, ये टैक्स नहीं चुकाते थे, दस्तक दिखा एक तरह से पास होता था, दिखा करके अपना निजी व्यापार करने की अनुमति थी, अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया करते थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है ना, कि पुर्तगाली के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने डच के बारे में पढ़ा, ठीक है।
फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कब आया, ठीक है ना, कौन कब आया इसके बारे में पढ़ा, और पहली फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर 4 ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, कि महारानी ने कंपनी को अधिकार कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। फिर जहांगीर के दरबार में हॉकिंस कब आया, ठीक है, 1698 में कहाँ कहाँ की ज़मींदारी प्राप्त हो गई। 1717 में फारुखसियार ने जो है फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी। फिर तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में जो है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ, सेकंड कर्नाटक वॉर कब हुआ, थर्ड कर्नाटक वॉर कब हुआ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। फिर जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे प्लासी के युद्ध तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो, सिराजुद्दौला के बारे में अगर पढ़ें तो सिराजुद्दौला जो था वो अली वर्दी खां के पश्चात जो है 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ठीक है। अली वर्दी खां के बाद जो है 1756 में सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना, ठीक है। फिर सिराजुद्दौला ने बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, किंतु इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और साथ ही कलकत्ता से आने वाले माल पर भी शुल्क आरोपित कर दिया। मतलब कि सिराज ने जो बंगाल में कंपनी के कर्मचारी द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। मतलब जो दस्तक था, कंपनी के कर्मचारी उस पास को, दस्तक को दिखा करके अपना फ्री ट्रेड कर ले रहे थे, लेकिन मतलब उनको ट्रेड करने की अनुमति थी कर्मचारियों को, लेकिन दस्तक उनके लिए नहीं था, वो कंपनी के लिए था। लेकिन वो एक तरह से गलत तरीके से उसका मिसयूज़ करके दस्तक दिखा के अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने मना किया, तो उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। जो कंपनी के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया और साथ ही कलकत्ता से आने वाले माल पर भारी शुल्क आरोपित कर दिया, ठीक है, ये बात थी। तो अब साथ ही नवाब की आज्ञा के बगैर जो है कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, ठीक है, नवाब से पूछा भी नहीं और कलकत्ता की जो है वो किलेबंदी इन लोगों ने शुरू कर दी। सिराज ने फ्रांसीसी और अंग्रेज़ को चंद्रनगर और कलकत्ता की जो है जो किलेबंदी थी उसको रोकने का आदेश दिया, ठीक है। मतलब कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर के रोकने के, और जो अंग्रेज़ थे इनको कलकत्ता की जो है किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, ठीक है। परंतु अंग्रेज़ों ने आदेश को नहीं माना और नवाब ने मई 1756 में कासिम बाज़ार पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जो नवाब था उसने जो इनके तरफ कासिम बाज़ार थी वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, नवाब के अधिकारियों ने। फिर कंपनी ने पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अभियान छेड़ा और 1757 को अंग्रेज़ों का कलकत्ता पर अधिकार हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो कासिम बाज़ार था उसको जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेज़ों ने जो है रॉबर्ट क्लाइव की मदद से फिर कलकत्ता पर जो है फिर से इन लोगों ने कब्जा कर लिया और क्लाइव का प्रभाव बढ़ता गया। इसकी वजह से जो है सिराज को क्लाइव की बातें माननी पड़ी। क्लाइव ने उस पर कुछ जो है शर्तें लगा दी, तो अब सिराज जो था वो कमज़ोर पड़ रहा था, तो उसने क्लाइव की बातें मानी, ठीक है। अब अंग्रेज़ जो है जब देख रहे थे कि सिराज कमज़ोर पड़ रहा, तो उन्होंने क्या किया कि अब सोचा कि अब इस जगह कोई कठपुतली जो है एक तरह से नवाब को बिठा दिया जाए, और उन्होंने सिराजुद्दौला के विरोधियों का साथ लिया और फिर सिराज की जगह मीर जाफ़र को नवाब बनाने में राय दुर्लभ जो दीवान था उस समय, जगत सेठ और अमीर चंद, इन लोगों का जो है साथ दिया। ये सारे अधिकारी नवाब के हैं, लेकिन ये एक तरह से गद्दार हैं, ठीक है, नवाब का साथ नहीं दे रहे हैं, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। और फिर नवाब को गद्दी से हटाने के उद्देश्य से 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, ठीक है ना, अंग्रेज़ों के बीच और जो है नवाब के बीच। जो है मीर मदन और मोहनलाल वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब ये इन दोनों ने जो है नवाब की तरफ से लड़ाई करी, ठीक है ना, और बाकी जो मीर जाफ़र और जो राय दुर्लभ थे इन्होंने अपनी जो आर्मी थी इनके पास, इन्होंने लड़ाई में उतारी ही नहीं। तो एक तरह से सिराज कमज़ोर पड़ गया और वो हार गया, ठीक है। तो मीर मदन और मोहनलाल जो थे इन दोनों ने साथ दिया सिराजुद्दौला का, लेकिन जो बाकी राय दुर्लभ और मीर जाफ़र थे इन लोगों गद्दारी करके इन लोगों ने अपनी आर्मी ही नहीं उतारी, ठीक है। फिर सिराज को भागना पड़ा और मीर जाफ़र का बेटा जो था मीरन उसके हाथों मारा गया, ठीक है। तो ये थी कहानी यहाँ से यहाँ तक की, प्लासी की युद्ध तक की, ठीक है। अब इसको अगर कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए
और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो 8th क्लास की NCERT होती है ना, 8th क्लास की NCERT, ठीक है ना, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर अगर आप वीडियो देखेंगे या वीडियो देखने के बाद NCERT पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। NCERT वैसे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी जो है ये NCERT की समरी है, NCERT और बिपिन चंद्रा की, ठीक है। बिपिन चंद्रा एक बुक है, ठीक है ना, हिस्ट्री की, उसकी समरी है, ठीक है, दोनों का मिक्स है। तो अगर आप एक बार NCERT देख लोगे तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद NCERT आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पूरी देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप NCERT देख लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों ने जो है एक तरह से पुर्तगालियों का आगमन, मतलब कि यूरोपीय कंपनियों को आगमन से लेकर के प्लासी के युद्ध तक का इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहीं पे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।